हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट क्लास ली थी। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जस्ट एक इंट्रोडक्शन उसमें बताया था। मैंने एक डायग्राम चार्ट जैसा भी बना था, डायग्राम बना के बताया था कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, जो मिलके उसको बनाते हैं। तो हमने बात की थी वहां पे एलिमेंट्री कैनाल और उसके असेसरी ऑर्गन के बारे में बात की थी, और थोड़ा सा उनके वर्क के बारे में बताया था कि क्या क्या फंक्शन करते हैं, किस प्रकार हम हमारा खाना जैसे हम मुंह में लेते हैं, फिर इसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद किस प्रकार फिर वेस्ट मटेरियल फीकल के रूप में एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो हमने सारी बात की थी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार, जिससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बना होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें कितनी लेयर होती है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो वो सारी बात इस क्लास में करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आपके लिए मैं जी तोड़ के, जी जान लगा के मेहनत करूंगा, जितना हो सके मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं फिर लाइव आना स्टार्ट करूंगा, जिससे आपसे बातें कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की हेडिंग है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हेडिंग डाल देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किन किन चीजों से या किन किन टिश्यू से या कितनी लेयर से मिलके बनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इसोफेगस, मतलब इसोफेगस से जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां तक उसका सेम पैटर्न होता है, सेम लेयर होती है, सारी जितनी भी लेयर होती है। तो हम बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वो उसकी वॉल या उसकी दीवार या उसकी पूरी स्ट्रक्चर 4 लेयर से मिलके बनी होती है। तो वो 4 लेयर कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एडवेंचिया, या सीरस मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिटिया भी बोल सकते हो, या एडवेंचिया और सीरस मेम्ब्रेन। दूसरी जो लेयर होती है फ्रेंड्स, वो होती है स्मूथ मसल की, मसल लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, स्मूथ मसल। तीसरी होती है सब म्यूकोसा, और चौथी होती है म्यूकोजा या म्यूकोजल लेयर। चौथी होती है म्यूकोजा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है एक पाइप स्ट्रक्चर, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको बताया था कि एक एडल्ट में उसकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर के अराउंड होती है, और जो उसकी स्ट्रक्चर बनी होती है फ्रेंड्स वो ऐसे होती है। जैसे हम इस प्रकार स्टडी करेंगे उसकी, जैसे ये सबसे बाहरी लेयर मान लो आप, एडवेंचिया। उसके बाद मसल्स लेयर फिर इस प्रकार पाई जाती है, मसल्स लेयर अंदर, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, और फिर म्यूकोसा। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसको ये फर्स्ट वाली बोल सकते हो आप, इसको स्मूथ लेयर बोल सकते हो, फिर ये सब म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा या इनर लाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो एडवेंचिया होती है ये सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे ऊपर पाई जाती है। उसके बाद स्मूथ मसल उसके नीचे, फिर उसके अंदर पाई जाती है सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर की जो इनर लेयर है वो है म्यूकोजा लेयर। तो फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम देखो आप, एक डायग्राम में दिखाऊं आपको। इस डायग्राम में देखो आप,
ये जो सबसे बाहरी लेयर होती है एडवेंचिया है, इसको पेरिटोनियम भी बोलते हैं। उसके बाद जो आप थोड़ा सा नीचे आओ तो उसमें मसल्स लेयर है दो, जो दो टाइप की मसल्स लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, और जो सबसे इनर लेयर है वो म्यूकोसा की लेयर है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें फर्स्ट जो हमारी लेयर है वो है कौन सी? एडवेंचिया, एडवेंचिया या सीरस मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो ये वाली जो लेयर है ना, ये जो थोरेसिक कैविटी, ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, उसमें लूज फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है। किससे बनी होती है? लूज फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। थोरेक्स में जो थोरेक्स कैविटी में ये किससे बनी होती है? लूज फाइब्रस टिश्यू से। किससे मिलके बनी होती है? लूज फाइब्रस टिश्यू से। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, थोड़ा सा पेल्विक कैविटी भी आएगी उसमें, एब्डोमिनल कैविटी में ये बनी होती है सीरस मेम्ब्रेन की, या इसको सीरोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरोसा। और इसी को बोलते हैं हम पेरिटोनियम। इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। जो एडवेंचिया है वो थोरेक्स कैविटी में, उसको क्या बोलते, वो किससे मिलके बनी होती है? लूज फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है। लेकिन हम जब बात करें एब्डोमिनल कैविटी की, तो वो सीरस मेम्ब्रेन या सीरोसा से मिलके बनी होती है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। किससे मिलके बनी होती है? पेरिटोनियम से। तो अब हम बात करेंगे पेरिटोनियम की। क्या होती है ये पेरिटोनियम? आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, सबसे बड़ी कैविटी है। मैंने आपको कैविटी, जब आप पिछली वीडियो देखना या पिछली क्लास देखना, मैंने हमारी बॉडी कैविटीज पढ़ाई थी। उसमें सबसे जो बड़ी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, वो कौन सी बॉडी कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। जब एब्डोमिनल कैविटी सबसे बड़ी होगी और उसको ढकने वाली चीज, जो सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? पेरिटोनियम या एडवेंचिया, इसको पेरिटोनियम भी बोलते हैं। सबसे बाहरी लेयर होती है ये सबसे बाहरी लेयर होती है। तो ये मेम्ब्रेन भी सबसे बड़ी, या पेरिटोनियम भी सबसे बड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट, पेरिटोनियम की बात करते हैं, ये लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है। कौन? पेरिटोनियम। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है। कौन? पेरिटोनियम, जो कि एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है पूरा। उसके बाद हम बात करें कि जो ये पेरिटोनियम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसमें जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो एक ही होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। किसकी बनी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन की। सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो पेरिटोनियम है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के चारों तरफ एक सेक या एक पूरा कवर या कोस बनाती है। एक चारों तरफ एक सेक बनाती है, और उस सेक में एक फ्लूइड भरा होता है। जैसे ये मान लो, ये पेरिटोनियम है, इसकी दो लेयर होती है, मैं भी बताऊंगा। तो ये जो बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड? पेरिटोनियल, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पेरिटोनियम है फ्रेंड्स, वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के चारों तरफ एक सेक, एक कोस बनाती है, और उस सेक में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो ये पेरिटोनियम है फ्रेंड्स, इसमें ब्लड सप्लाई और लिम्फ वेसल
रिच मात्रा में होती है। जो पेरिटोनियम है उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी रिच ब्लड सप्लाई होती है और लिम्फ वेसल्स होती है। जब लिम्फ वेसल्स हैं तो यहां पे लिम्फ नोड भी होंगे। क्या होंगे? लिम्फ नोड। क्या होंगे? लिम्फ नोड। और ये जो लिम्फ नोड है ये किसकी तरह काम करते हैं? एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड है ये एक बैरियर के रूप में काम करती है पेरिटोनियम। तो ये इसमें जब लिम्फ नोड होते हैं तो ये हमारे जो पेरिटोनियम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको इंफेक्शन से प्रिवेंट करती है। उन बाहर से मान लो जैसे बाहर होती, जैसे अपेंडिक्स होती, मान लो अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया तो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन इस पेरिटोनियल जो कैविटी है, पेरिटोनियल जो लेयर है या मेम्ब्रेन है, इसको पार करके जो इन्फेक्शन है वो अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड होते हैं जो उनके बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन इनर मतलब पेरिटोनियम के अंदर तक नहीं जाता, जिससे हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन अफेक्ट नहीं हो पाते। तो ये एक फिजिकल बैरियर के रूप में भी काम करती है पेरिटोनियम। अब हम बात करें फ्रेंड्स, पेरिटोनियम की दो लेयर होती है। कितनी लेयर होती है पेरिटोनियम की? 2 लेयर्स होती है पेरिटोनियम की। कहां पे बताऊं मैं? इधर ही बता देता हूं, थोड़ा सा बता दिया। जो पेरिटोनियम है फ्रेंड्स उसकी कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। पेरिटोनियम की 2 लेयर होती है। एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम, एक होती है विसरल पेरिटोनियम। फ्रेंड्स, जो पेरिटोनियम होती है उसकी 2 लेयर पाई जाती है। एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरी होती है विसरल पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम है वो क्या बनाती? लाइन बनाती किसकी? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हमारे ये वॉल है एब्डोमन के आगे एक दीवार है उसकी लाइन बनाती है कौन? पेराइटल पेरिटोनियम। उसके बाद बात करें विसरल पेरिटोनियम, ये क्या करती है? जो भी एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स है ना उनको क्या करती है? कवर करती है। ये क्या करती है? विसरल पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स है, अपने जितने भी ऑर्गन्स जिस मैंने डायग्राम में आपको बताया था, पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन उनको ये क्या करती है? चारों तरफ से कवर करती है। कौन? विसरल पेरिटोनियम। तो फ्रेंड्स यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पेरिटोनियम है फ्रेंड्स, दो उसकी 2 लेयर होती है। एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरी होती है विसरल पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम है वो क्या बनाती है? लाइन बनाती है किसकी? एंटीरियर एब्डोमेन। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, आगे। पोस्टीरियर का मतलब पीछे। सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। मैंने आपको इसकी भी एक क्लास ली थी। तो ये क्या करती है? पेराइटल पेरिटोनियम लाइन बनाती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। और विसरल पेरिटोनियम क्या करती है? जितने भी एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन्स हैं उनको क्या करती है? कवर करती है। उनको क्या करती है? ये कवर करती है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या करती है? इसको कवर करती है। अब ये जो 2 लेयर है पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, इनके बीच में मैंने बताया आपको ये क्या भरा होता है? पेरिटोनियल फ्लूइड। जो क्या करता है? इन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण, रगड़ नहीं लगे इनमें, उसको बचाता है। इन दोनों लेयर को रगड़ से बचाता है। कौन? पेरिटोनियल फ्लूइड। और क्या काम भी करता है? एक इसको स्मूथ रखता है। स्मूथ रखेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। जितनी ड्राई होगी सरफेस वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और स्मूथ जितनी सरफेस होगी स्मूथ उसमें फ्रिक्शन
कम होगा। तो ये क्या करता है, पेरिटोनियल फ्लूइड इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। अब हम बात करें कि जो एक दो टर्म है, एक टर्म आती है यहां पे इंट्रापेरिटोनियम, क्या आती है याद रखना इसका, इसको इंट्रापेरिटोनियम या इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियम या इंट्रापेरिटोनियल लिख दो आप, इंट्रापेरिटोनियल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब विसरल पेरिटोनियम, ये वाली मैंने आपको बताई विसरल पेरिटोनियम, ये क्या काम करती है, क्या काम करती है, ये एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको चारों तरफ से कवर करती है, चारों तरफ से कवर करती है। तो उसको बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रापेरिटोनियल। अगर कोई ऑर्गन इस विसरल पेरिटोनियम के अंदर है या पूरा चारों तरफ से उससे घिरा होता है तो उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे, इंट्रापेरिटोनियल। भाई ये ऑर्गन तो इंट्रापेरिटोनियल है, इंट्रा मतलब पेरिटोनियम के अंदर है। दूसरी बात करें हम, अगर कोई जैसे पेराइटल पेरिटोनियम, ये आगे से बनाती है, आगे से। कई बार ऐसा होता है कोई बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो पेरिटोनियम कैविटी से या तो ऊपर से कवर होते हैं या नीचे से कवर होते हैं या लेफ्ट से या राइट से कवर होते हैं, तो पूरी तरह कवर नहीं होते, तो कुछ पार्ट उनका कवर होता है, तो उसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल। क्या बोलते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रोपेरिटोनियल, जैसे मान लो आगे से कोई कवर है, आगे से कोई कवर है तो उसको बोलेंगे रिट्रोपेरिटोनियल। क्या बोलेंगे, रिट्रोपेरिटोनियल। तो यहां तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे हम बात करें पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी कहां होती है, पता होगा आपको, पेल्विक कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। तो जैसे मान लो ये एब्डोमिनल कैविटी है और यहां से इसने कवर कर रखा है किसने, पेरिटोनियम में, तो यहां पे पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाएगी, यहां से पेल्विक कैविटी स्टार्ट होगी। तो पेल्विक कैविटी को भी कवर कर रखा है ना इसने, कहां से, सुपीरियरली। तो ये मतलब उसके, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये पेल्विक कैविटी, तो ये पेल्विक कैविटी का ये जो भाग है ये सुपीरियर हो गया, तो ये क्या करती है, सुपीरियरली उसको कवर करती, कौन, पेरिटोनियल। तो पेल्विक कैविटी को क्या है, वो सुपीरियरली, तो इसको क्या बोलेंगे, रिट्रोपेरिटोनियल, या एक साइड से या सुपीरियरली। तो इस प्रकार ये कवर करती है। अब इसके बाद हम बात करें कि स्टोमक और इंटेस्टाइन, स्टोमक इंटेस्टाइन एकदम कवर होते हैं, स्टोमक और इंटेस्टाइन पूरा कवर होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेर, जैसे स्टोमक हो गया और इंटेस्टाइन होगी, मतलब यूं सोचो कि एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ना वो तो लगभग लगभग पूरे कवर होते हैं, उनको तो हम इंट्रापेरिटोनियल ही बोलेंगे। तो वो चारों तरफ से, स्टोमक और इंटेस्टाइन को चारों तरफ से घेर के रखता है। और ऐसे फोल्ड टाइप बनाते हैं, पेरिटोनियम के फोल्ड बने होते हैं। क्या बने होते हैं, पेरिटोनियम के फोल्ड बने होते हैं, जो क्या है, फिर वो जो फोल्ड होते हैं ना स्टोमक और इंटेस्टाइन के पीछे, यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, इनके जो पीछे हो गए वहां तक जाते हैं, वहां अटैच होते हैं। वो कहां पे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी वो कहां होगी, स्टोमक और इंटेस्टाइन के पीछे। तो वहां तक वो फोल्ड, वो क्या करते हैं, उनको अटैच करके रखते हैं। और कहां तक जाते हैं, स्टोमक में एक स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये, जैसे मान लो ये स्टोमक है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और इसको बोलते हैं लेजर कर्वेचर। इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो वो जो फोल्ड होते हैं फ्रेंड्स, पेरिटोनियम लेयर होती है उसके फोल्ड्स,
वो क्या करते हैं, यहां तक आते हैं, ऐसे ऐसे इसको कवर करके रखते हैं। किसको? स्टोमक को ये कवर करके रखते हैं, एक तरह से लटके हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एप्रन टांग रखा हो ऐसे उसके आगे, ऐसे लगता है कि जैसे कोई एप्रन टांग रखा होता है। तो उसको बोलते हैं हम ग्रेटर ओमेंटम। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? ग्रेटर ओमेंटम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो ये क्या करती है, ये इसमें फैट स्टोर होती है। क्या होती है? वसा। फैट का स्टोर होगा तो ये क्या करती है, इंसुलेशन की तरह, एक तरह से आवरण होता है आगे जो एक इंसुलेशन की तरह कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी भी देती है। क्या करती है? आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी देती है, क्योंकि इसमें फैट होती है तो फैट में स्टोर होती है एनर्जी। तो आवश्यकता पड़ने पर ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करवाती है। कौन? ग्रेटर ओमेंटम। तो देखो फ्रेंड्स, एक डायग्राम बताऊं मैं आपको, इस डायग्राम को देखो, ये है ग्रेटर ओमेंटम। ये जो आपको पीला पीला सा दिख रहा होगा स्टोमक के नीचे, जो ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम से स्टार्ट हो रहा है, ये है, सॉरी, ग्रेटर कर्वेचर से। तो ये है ग्रेटर ओमेंटम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का। तो इसमें क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है जो एक इंसुलेशन की तरह काम करता है और एनर्जी को स्टोर रखता है। आवश्यकता पड़ने पर हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पेरिटोनियम। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लेयर, स्मूथ मसल। इसके बाद हम बात करेंगे स्मूथ मसल। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो मसल्स हैं, मसल्स लेयर, स्मूथ मसल, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड वाली स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की बात करें तो हम, जो स्मूथ मसल है वो एलिमेंट्री कैनाल में इसकी दो लेयर पाई जाती है। इसकी दो लेयर पाई जाती है जो कि इनवॉल्यूंटरी होती है, हमारे बस में नहीं होती, अपने आप काम करती है। ये इसका काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन करती है जिससे क्या है, फूड को मिक्स करती है और फूड को आगे एलिमेंट्री कैनाल में धकेलने का काम करती है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्मूथ मसल है वो टू लेयर से मिलकर बनी होती है, टू लेयर से बनी होती है और इनवॉल्यूंटरी होती है। इनवॉल्यूंटरी होती है। इसकी तो जो दो लेयर होती है वो होती है, जो एक तो आउटर लेयर होती है, जो बाहरी लेयर होती है वो किस प्रकार अरेंज होती है, लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली। जो आउटर लेयर होती है, जैसे ये फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, ये स्मूथ मसल है मान लो, तो ये जो बाहरी लेयर होती है ये इस प्रकार अरेंज होती है, इस प्रकार होती है। और ये जो लेयर होती है ये सर्कुलर टाइप में होती है। ये किस, इनर जो लेयर होती है, इनर लेयर, वो सर्कुलर टाइप में होती है, राउंड में होती है, सर्कुलर टाइप में, उसी शेप में होती है जैसे एलिमेंट्री कैनाल की शेप होती है, उसी शेप में होती है। कौन सी? इनर लेयर। और इन दोनों लेयरों के बीच में, अभी मैं डायग्राम बताऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। स्मूथ मसल एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, सेकंड लेयर होती है, वो स्मूथ मसल होती है, उसकी दो लेयर होती है और इनवॉल्यूंटरी होती है, मतलब अपने आप काम करती है। इसमें कोई अपना कोई रोल नहीं, अपन चाहे कि भाई स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करो, ऐसा नहीं होगा, अपने आप काम करती है। इसमें नर्व का भी रोल होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करते हैं इसमें। तो ये दो लेयर होती है। एक बाहरी जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनली होती है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है इस प्रकार। लॉन्गिट्यूडनली मतलब होता है ऐसे,
लंबवत, और इनर लेयर होती है वो सर्कुलर टाइप में अरेंज होती है। अब ये जो दो लेयर हैं, इन दो लेयरों के बीच में अभी ये डायग्राम थोड़ा अलग है और मैं जो डायग्राम दिखाऊंगा वो थोड़ा अलग है, आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों लेयर के बीच में क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, रिच ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ वेसल, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के फ्लेक्सस पाए जाते हैं। फ्लेक्सस यानी एक तरह से, फ्लेक्सस को क्या बोल सकते हो आप, एक तरह से नेटवर्क, एक जाल बिछा होता है किसका, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का एक जाल बिछा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं माइंट्रिक फ्लेक्सस। ये ध्यान रखना, माइंट्रिक फ्लेक्सस क्या होता है, इसको बोलते हैं माइंट्रिक फ्लेक्सस। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आउटर लेयर, स्मूथ मसल की आउटर लेयर और इनर लेयर होती है, उनके बीच में क्या होता है, ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है, एक फ्लेक्सस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइंट्रिक फ्लेक्सस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें कि भाई ये स्मूथ मसल क्यों है एलिमेंट्री कैनाल में, इसकी क्या जरूरत आ गई। फ्रेंड्स ये क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी खाना आगे जाएगा। जैसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल में ये खाना जा रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये खाना है इसमें। अब ये क्या करेगी, यहां से कॉन्ट्रैक्ट हुई, मान लो यहां से पिचक गई, यहां से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी ये खाना आगे धकेल देगी, इस फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहां कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर इस खाने को आगे धकेल। तो ये क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं उसको आगे धकेलती रहती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करती है तो खाने को भी मिक्स करती है, खाने को मिक्स करती है, जिससे जैसे मान लो उसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव या बाइल जूस जो भी मिक्स होता है, उसके बाद ये खाना पड़ा है, मान लो ऐसे डाइजेस्टिव जूस पड़ा है, तो वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये मसल्स क्या करती है, उसको मिक्स करती है, क्या करती है, अच्छी तरह एक ग्राइंडर की तरह, ग्राइंडर की तरह काम करती है, एक चक्की की तरह काम करती है ये स्मूथ मसल। खाने को भी पीसने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये क्या करती है, खाने को मिक्स करती है और खाने को आगे भेजती रहती है कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। तो अब क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, एक रिदम में चलता रहता है, एक साथ, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया फिर बाद में हो गया। जैसे ही खाना जाता है तो वो स्टार्ट हो जाता है, और उसमें फिर एक ये जो नर्व, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है, ये भी तो एक मैसेज देते हैं वहां पे एलिमेंट्री कैनाल को या स्मूथ मसल्स को कि भाई जाओ, तुम्हारा खाना आ गया, अब तुम्हारा काम स्टार्ट कर दो। तो ये अपना काम स्टार्ट करती है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो एक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, डायरिया कैसे होता है हमारी, जब एलिमेंट्री कैनाल में ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है ये मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। आपको पता है ना, पेट में मरोड़े टाइप लगते हैं, तो उस टाइम डायरिया हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ना। तो जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ता है तो क्या है, डायरिया होता है। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसी वजह से, मान लो किसी कारणवश मसल्स में कोई दिक्कत हो गई या नर्व में सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तब क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होगा तो खाना भी आगे मिक्स होने में दिक्कत होगी,
कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे और जो खाना है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। खाना कहां पे स्टोर पड़ा रहेगा? आंतों में पड़ा रहेगा, इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा। तो उससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। क्या होगा फ्रेंड? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाएगी। तभी तो बोलते हैं ना कब्जी। अब अगर आप प्रॉपर पेट की एक्सरसाइज करते हो तो कब्जी नहीं रहती एकदम। पेरस ये जो मूवमेंट है मसल्स, क्योंकि मसल स्ट्रेच और रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उससे क्या है पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ता है पेट की एक्सरसाइज करने से, जिससे क्या है कॉन्स्टिपेशन मिट जाता है। कॉन्स्टिपेशन में रिलीव मिलता है और आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एक रिदम में आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी स्मूथ मसल्स में। और उसके बाद एक और बात, जैसे ही खाना खाया अपन ने, उसके बाद खाना वापस नहीं आता। वो तो कोई एक इमरजेंसी मानो कि जैसे उल्टी, प्रेशर से उल्टी आती है, तब वो क्या है खाना बाहर आता है। नहीं तो जैसे ही खाना खाया आप उल्टे लटक जाओ, जैसे ही खाना खाया उल्टे लटक जाओ, आपका खाना बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो सर्कुलर मसल है ना, ये सर्कुलर मसल, इसके स्पिंटर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? स्पिंटर। ये स्पिंटर क्या काम करते हैं? जैसे ये हैं ऐसे टाइप के स्पिंटर बने होते हैं, तो ये क्या है खाने को रोक देते हैं या बंद हो जाते हैं स्पिंटर। खाना इधर से गया तो खुले रहते हैं, तब बैक फ्लो आता है। वो तो कोई मैंने बताया ना वॉमिटिंग या कुछ एक्सेसिव फोर्स लगता है जब, तो तभी ये खाना बाहर आता है जब वॉमिटिंग होती है तब। तो ये क्या करता है, ये स्पिंटर खाने को बाहर आने से प्रिवेंट करते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स स्मूथ मसल्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे खाना बाहर नहीं आएगा, खाना अगर बाहर आ जाता है तो फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जहां तक उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता तब तक वो स्पिंटर एक्टिव रहते हैं और उस खाने को रोक के रखते हैं वहां पे, जैसे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फ्रेंड्स ये थी स्मूथ मसल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं फिर बता दूं आपको, इसकी दो लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है, अभी मैं डायग्राम बताऊंगा उसमें। और इनर लेयर होती है वो सर्कुलर टाइप में होती है अरेंज। इसमें जो बीच में, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें ब्लड सप्लाई, लिम्फ वेसल्स और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के फ्लेक्सस पाए जाते हैं, या एक नेटवर्क पाया जाता है जिसको माइंट्रिक फ्लेक्सस कहते हैं। ये क्या करती है? ये स्मूथ मसल्स क्या होती है? इनवॉल्यूंट्री होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन होता है। और ये इस भूमिका को निभाने में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक नर्व का अहम रोल होता है, तभी तो इनवॉल्यूंट्री है। फिर वो क्या करते हैं, इसका काम है क्या है कि ये हम जो भोजन लेते हैं उसको मिक्स करती है और आगे एलिमेंट्री कैनाल में भेजती है। और इस प्रॉपर ये रिदम में एक मूवमेंट होता रहता है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर कम होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अगर ज्यादा होता है तो डायरिया हो जाता है। तो और उसके बाद ये जो अपना खाना खाते हैं, जो भी भोजन कंटेंट खाते हैं, वो बाहर नहीं आता। इसकी वजह से, किस वजह से नहीं आता? क्योंकि जो सर्कुलर मसल होती है, सॉरी सेकेंड लेयर होती है जो सर्कुलर टाइप में अरेंज होती है, वहां उसके क्या बने होते हैं? स्पिंटर बने होते हैं, जो उस खाने को बाहर आने से प्रिवेंट करते हैं और प्रॉपर उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो फ्रेंड डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम देखो, इसमें आप देखो पेरिटोनियम के बाद जो इनर लेयर है, उसके बाद मसल्स लेयर, स्मूथ मसल लेयर की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनली मसल लेयर है जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है। और दूसरी उसके नीचे आओ आप, सर्कुलर मसल्स लेयर होती है। और इनके बीच में देखो ब्लड सप्लाई, और ये जो येलो कलर के आपको फ्लेक्सस दिख रहे हैं, एक नेटवर्क दिख रहा है, वो क्या होता है? पैरासिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्व के फ्लेक्सस हैं, जिन्हें माइएंटेरिक फ्लेक्सस भी बोलते हैं, माइएंटेरिक। क्या बोलते हैं? माइएंटेरिक फ्लेक्सस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी स्मूथ मसल्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दो जो अपनी लेयर बची हुई है एब्डोमिनल, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल की जो दो लेयर बची है, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आता। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन सब म्यूकोसा और म्यूकोसा।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आपको कुछ देने की, मैं पूरी मेहनत करूंगा। और अंत में यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये क्लास, जिससे इस क्लास का फायदा उनको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेके आएंगे सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, चलो।